नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पर्यावरण अध्ययन का ये लगातार 11वां वीडियो है जिसमें आप सभी लाभान्वित हो रहे होंगे और इसमें चुनिंदा प्रश्नों का जो संग्रह है उसे आप सभी बहुत ही अच्छे ढंग से इसका अध्ययन भी कर रहे होंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते अपने प्रश्नों की तरफ। लेकिन आप लोगों से सभी से निवेदन है कि यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, विद्यार्थियों के मूल्यांकन का कार्य नहीं, विद्यार्थियों के मूल्यांकन का कार्य नहीं है, बताइए आंसर क्या होना चाहिए। शैक्षिक उन्नयन की जानकारी प्राप्त करना, छात्र को पतन की ओर ले जाना, पाठ्यक्रम में संशोधन करना या शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में संशोधन करना। आंसर बताइए क्या होना चाहिए इसका। जी, आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, शैक्षणिक उन्नयन की जानकारी प्राप्त करना, मूल्यांकन कर रहा है। जब अपन किसी का मूल्यांकन करते हैं, जांच परख करते हैं, तो उसके क्या देखते हैं कि इसके उन्नयन अर्थात क्या होता है, इसकी प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी जांच करना। तो ये तो सही हो गया। अब दूसरा देखते हैं, छात्र को पतन की ओर ले जाना, ये तो बिल्कुल ही गलत है, देखकर ही गलत लग रहा है कि पतन की ओर क्यों ले जाएंगे भाई, किसी को डिमोशन क्यों करेंगे भाई, डिमोट थोड़ी करेंगे, है ना। तो ये वाला आपका इसमें आंसर हो जाएगा। देखिए, पाठ्यक्रम में संशोधन करना और ये सभी सही है, लेकिन ये अधिगम छात्र को पतन की ओर ले जाना बिल्कुल ही डिफरेंट है और अलग समझ में आ रहा है, इसलिए आप सभी देखते ही साथ ऐसे कर आंसर हो जाएगा आपका सामने आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, पाठ्य योजना के आविर्भाव मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर माना जाता है, किस सिद्धांत पर माना जाता है। प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए आप। पाठ्य योजना की बात हो रही है, आविर्भाव यानी उसका उदय मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर माना जाता है, बताइए। व्यवहार सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत या संरचनात्मक सिद्धांत, बताइए आंसर। जी, आंसर बिल्कुल आ रहा है आपके सी। आंसर जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है, गेस्टाल्ट सिद्धांत होता है। गेस्टाल्टवादी कौन थे, आपको बता दें गेस्टाल्टवादियों के नाम कोहलर, कोफा और बर्दीमार, ये सब को होते कोहलर, कोहलर, कोफा, कोफका और बर्दीमार। कौन, वर्दीमर, ये सभी कौन थे, गेस्टाल्टवादी थे। अच्छा, गेस्टाल्ट का मीन्स क्या होता है, गेस्टाल्ट का मीन्स होता है जो व्यक्ति, ऐसे लोग जो सोच को विकसित करके अपना काम लेते, मतलब सूझ के आधार पर, किसके सूझ के आधार पर, सूझ। देखिए, जैसे क्या होता है, मान लीजिए कोई परिस्थिति है, कोई कठिन परिस्थिति आ गई, जैसे एक बालक है, बालक को कोई, जैसे एक बालक है, मान लीजिए बालक है और इस बालक को कोई बहुत ऊंची जगह पर, इस जगह पर मान लीजिए मिठाई रखी हुई है इस जगह पर, ठीक है ना। अब बालक को यहाँ उठाना है, बालक बड़ा छोटा है, अब वो क्या करेगा, चारों तरफ देखेगा, अपनी नज़र दौड़ाएगा, यार इसको कैसे प्राप्त करूँ मैं, कैसे क्या करूँ। तो ये क्या करेगा, तो ये करेगा, इसके पास में यदि कोई टेबल डली हुई है, कुर्सी डली हुई है, कुछ डली हुई है, तो वो टेबल कुर्सी को यहाँ रखेगा, उस पर से अपनी हाइट को बढ़ाकर सीधे इसको मिठाई को प्राप्त कर लेगा। तो इसने क्या किया, अपनी सूझ से, अपनी समझ से, अचानक एक वही है ना, फ्लैश बल्ब जलता है, अचानक से इसकी सूझ ने काम किया और इसने काम कर लिया, मतलब अपना काम भी हो गया इसका। तो इसे कहते हैं क्या, गेस्टाल्ट, है ना। इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था। आपने कोहलर का नाम सुना होगा, कोहलर ने किस पर किया था, चिंपांजी था एक, चिंपांजी किस नाम का था, चिंपांजी सुल्तान नाम का चिंपांजी था। कौन था, सुल्तान नाम का चिंपांजी। और गेस्टाल्टवादी जो थे कोहलर, उन्होंने इस पर किया था प्रयोग, ठीक है ना। आपको शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है, तो गेस्टाल्ट का मतलब समझ गए आप लोग। रंगोली, अगला क्वेश्चन है, रंगोली में प्रवेश द्वार को कब सजाया जाता है। रंगोली आप जानते हो ना, जब कोई भी शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, शादी विवाह होते हैं, या फिर कोई भी आपकी, आप अगर घर पे छोटी सी कथा भी करवाते हैं ना, तो वो जो भी मांगलिक कार्य होते हैं तो अपन रंगोली सजाते हैं। तो प्रवेश द्वार को कब सजाया जाता है, ये दे टाइम बताइए इसका। 44 का, 44 का आंसर क्या होना चाहिए, जी बताइए। जी बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। सही विशेष आयोजनों पर, जब सभी मांगलिक कार्य होंगे तो सभी विशेष ही होंगे ना, तो सभी त्योहारों पर, सभी खुशी के अवसर पर भाई मांगलिक कार्य में क्या है। देखिए, आंसर वो चॉइस करिए, मेरी आपको थोड़ी सी आपको बताना चाहूँगा, आंसर हमेशा वो चॉइस किया करो जिसमें सारे के सारे आंसर अपने आप ही समाहित हो जाएं, अर्थात ठोस क्वेश्चन, मजबूत क्वेश्चन का आंसर, मजबूत आंसर होना चाहिए, यानी जिसमें सारी सभी बातें अपने आप ही समाहित हो जाए। तो मजबूत आंसर क्या, सभी मांगलिक कार्य। अगर आप कोई आयोजन करोगे तो वही मांगलिक कार्य, सभी त्यौहार मांगलिक ही होते हैं, खुशी के अवसर हमेशा मांगलिक ही होते हैं, इसलिए सही मांगलिक कार्य पर ये बिल्कुल सही और सटीक बैठता है, ठीक है ना।
इस प्रकार से। ठीक है, आंसर हो गया होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़ों को बनाकर उन्हें आग में क्यों पकाते हैं? क्यों पकाते हैं भाई आग में, बताइए। और आपने देखा होगा आग में डाल देते हैं, क्यों डाल देते हैं? आंसर बताइए। उन्हें कच्चा करने के लिए और पक्का करने के लिए, छिद्रों की जांच करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए। क्या होना चाहिए इसका आंसर? देखिए छिद्रों की जांच करेंगे या फिर उन्हें कच्चा करेंगे, बताइए आप। कच्चा घड़ा खरीदोगे क्या आप? नहीं ना। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। बी आंसर को सही है, उन्हें पक्का करने के लिए। क्या होता है, मिट्टी के जो घड़े होते हैं उन्हें आग में डाल दिया जाता है ना, पकाया जाता है, जिससे क्या हो जाए, वो मजबूत हो जाए। घड़ा क्या होता है, जल, अनाज और अन्य वस्तुओं को हम भंडारित करते हैं, संग्रहित करते हैं, तो रखते हैं, ठीक है ना। और भारतीय संस्कृति में मिट्टी के बर्तनों का एक बहुत ही खास स्थान रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रहा है। अब तो खैर को बहुत कम यूज़ करते हैं, गांव में यूज होते हैं तो ठीक है, शहरों में तो बहुत ही कम यूज है इनका, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ें हैं और हमेशा अच्छी इको फ्रेंडली भी होती है। मैं तो आपसे सलाह दूंगा, अगर आपको मिले इस प्रकार की चीज़ें तो आप ज़रूर इनका यूज करें, जिससे अपनी भारतीय संस्कृति भी बची रहे और आप अपनी संस्कृति को आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित भी कर सकें। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को खाली स्थान, रिक्त स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। क्या होना चाहिए 47 का आंसर? प्रकरणों के अंत में निर्मित रूप, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, इकाई के अंत में या पाठ के अंत में। बताइए 47 का आंसर क्या होना चाहिए जी। जिनका आंसर ये आ रहा है वो सही आ रहा है। ये क्या है मैं आपको बता दूं, इसमें क्वेश्चन पढ़ने, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को अपन को क्या करना चाहिए, उपलब्ध कराना है। तो कब कराना चाहिए भाई? प्रकरणों के अंत में और निर्मित रूप से। इसका अर्थ क्या हो रहा है? देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास की गतिविधियों को प्रकरणों के आखिरी में निर्मित रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे होता यह है कि छात्रों में वातावरण के ज्ञान का जो होता है विस्तार के साथ साथ क्या होता है, श्रेष्ठ नागरिकता का भी विकास किया जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा कक्षा 4 की एक शिक्षिका विद्यार्थियों से कहती है कि भी अपने 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 कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को खालिस्तान कहा जाता है। पोर्टफोलियो, दत्त कार्य, परियोजना कार्य या घटना वृतांत। बताइए आंसर क्या होना चाहिए? 40 जी बिल्कुल 40 का आंसर बताइए। एक टीचर है ना, टीचर भी बच्चों से कह रहे हैं कि अपने जो भी आपके पत्रक हैं, अवलोकन रिपोर्ट्स हैं, जो भी आपके पूरे शैक्षणिक सत्र की इकट्ठी करके फोल्डर में डाल दें। तो ये क्या कर रहे हैं? पोर्टफोलियो, दत्तकार, परियोजना कार्य या घटना वृत्तांत। बताइए आंसर, बड़ा ही ईजी आंसर है। अब बिल्कुल सही बात है, जिनका पोर्टफोलियो आ रहा है बिल्कुल सही बात है। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो वो सही है, ठीक है ना। क्या होता है पोर्टफोलियो, अब बताइए आप। देखिए पोर्टफोलियो का मीन्स क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसमें बच्चे की पूरी डिटेल रखी जाती है, पूरी जानकारी रखी जाती है, पूरी सत्र भर की जानकारी इसमें संग्रहित की जाती है। बच्चा नियमित रूप से स्कूल आ रहा है, बच्चे ने कितने मार्क्स प्राप्त कर रहा है, बच्चा कितनी प्रगति कर रहा है, बच्चे की कमी क्या है, बच्चे की क्या रुचि है, क्या खेल खेलता है, किस प्रकार से अपने उसके मित्र हैं, किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, आदि आदि सारी जानकारियाँ इसमें संग्रहित होती हैं। और उस हिसाब से इसे पूरी सत्र भर की गतिविधियों की जानकारी इसमें रहती है। पोर्टफोलियो, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड रखना, बच्चे का रिकॉर्ड रखना पोर्टफोलियो कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बताइए। गृह कार्य, प्रयोगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो या आवधिक परीक्षाएं। बताइए आंसर। मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो आप समझ ही गए होंगे। क्या आंसर होना चाहिए? सी आंसर, बिल्कुल सही बात है, सी आंसर, क्योंकि इसमें पूरी जानकारी है ना। आप गृह कार्य वगैरह वगैरह इन सबसे अच्छा है कि सीधा पोर्टफोलियो उठा, पूरी साल भर की गतिविधियां देखो, अपने आप पता चल जाएगा कि बालक किस प्रकार का है ना। उसका आकलन भी हो जाएगा आपका, है ना। और ये क्या होता है, इसके माध्यम से बच्चों का आकलन योजनाबद्ध और पारदर्शी भी होता है। इसलिए पोर्टफोलियो इसका आंसर सही हो जाएगा। आज कम क्वेश्चन लिए हैं मैंने, फिर भी आप लोगों से उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि आपने अटेंड किए होंगे। और ये इस प्रकार से आंसर, कितने आंसर हैं आप लोगों के सही, अब बताइए ज़रा। शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि को ना, शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। क्यों? यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करती है, यह विद्यार्थी में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है, या फिर विद्यार्थी के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है, या फिर उसमें से कोई नहीं। बताइए
आंसर बताइए जी। जिसका सी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। सी आंसर देखिए, सी आंसर पढ़ लीजिए अच्छे से, इसमें क्या बोला क्या गया और आंसर क्या है। देखिए, शिक्षण की जो प्रोजेक्ट विधि है उसमें जो अब विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। ठीक है ना। प्रोजेक्ट विधि क्या होती है, प्रोजेक्ट में मतलब क्या, देखिए आप जैसे आप हो, आप किसी भी कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी आप पढ़े होंगे तो आपको टीचर्स ने क्या बनवाए होंगे, प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट क्या होते हैं कि आपको खुद ही अपने हाथों से सारी सामग्री को एकत्रित भी करना होता है, उसके बारे में जानकारी भी आपको ही देना होती है, और उसको किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार सेट करना है, किस प्रकार डिज़ाइन करना है, ये सारे काम आप स्वयं करते हो। जब आप स्वयं करते हो तो क्या होता है कि अच्छे से सीख भी जाते हो। जो चीज़ आप अच्छे से सीख जाओगे उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओगे, और जब आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओगे तो क्या होगा, वो जो भी आपने कार्य अपने हाथों से स्वयं किया तो एक आपको अनुभव मिला, एक आपको एक्सपीरियंस मिला, और वो है एक्सपीरियंस आपको लाइफ टाइम कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप तुरंत बता दोगे, बिना याद किए, बिना रटे, बिना कुछ, बिना अटके, है ना, इस प्रकार से। तो इसलिए आंसर क्या होना चाहिए इसका, सी। विद्यार्थियों के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है। आशा उम्मीद करते हैं आज के आपके इस प्रश्नों को आप बड़े ही लाभान्वित हुए हो रहे होंगे। और अगला आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीज नहीं है, गेहूं, काली मिर्च, सौंफ और साबूदाना। आंसर बताइए कि आंसर हो जाएगा साबूदाना। साबूदाना क्या होता है, एक साइकस नाम का पेड़ होता है, साइकस, साइकस नाम का पेड़ होता है। इससे क्या होता है, इसके ये साबूदाना होता है, स्टार्च होता है, एक स्टार्च, है ना, ये स्टार्च होता है, ठीक है ना, स्टार्च होता है। स्टार्च जो होता है साबूदाना का स्टार्च से बना होता है, इसलिए ये बीज नहीं है, बाकी सब गेहूँ, काली मिर्च, सौंफ, ये सारे बीज हैं। ठीक है ना। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी ने आंसर को, इस सेशन को अटेंड किया होगा और आप लोगों ने अच्छे मार्क्स भी लाए होंगे। अब अंत में वही, यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और प्लीज़ शेयर करें, और क्या करें, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियोस आपको टाइम पर नोटिफिकेशन दे सकें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपको समय से आपको सारी चीज़ें मिलती रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।